दोस्तों भारत में जहां नदन हिमालयाज और गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां मेनलैंड इंडिया की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, वैसे ही हिंद महासागर में स्थित हमारे दो द्वीप इंडिया के ज्वेल्स कहलाते हैं। बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और अरेबियन सी में स्थित लक्षद्वीप इंडिया के दो ऐसे आइलैंड यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके साफ समुद्र, वाइट सैंडी बीचेस और पीसफुल इकोसिस्टम हर पर्यटक को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप का नाम मलयालम भाषा से प्रेरित है, जिसका अर्थ होता है 1 लाख आइलैंड्स। 70,000 की आबादी वाला और 32 स्क्वायर किलोमीटर के लैंड एरिया में फैला यह द्वीप अपने कोरल आइलैंड के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इनफैक्ट भारत में केवल लक्षद्वीप ही ऐसी जगह है जहां अटॉल सिस्टम ऑफ कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। दोस्तों, कोरल एक प्रकार के नन्हे समुद्री जीव होते हैं जो लाखों करोड़ों की संख्या में अपने इर्द गिर्द एक बहुत हार्ड और कलरफुल स्केलेटल स्ट्रक्चर्स की कॉलोनीज बनाकर उसके अंदर रहते हैं। कोरल द्वारा लीज किए गए कैल्शियम कार्बोनेट से जो चट्टाने तैयार होते हैं उसे कोरल रीफ कहा जाता है, और यही कोरल लीफ जब सर्कुलर शेप में मौजूद होता है तब उसे अटॉल कहते हैं। इन्हीं 12 अटॉल्स और 3 कोरल रीफ्स मौजूद होने के कारण लक्षद्वीप की टूरिज्म पोटेंशियल को काफ़ी हाई समझा जाता है। माना जाता है कि टूरिज्म वो क्षेत्र है जो लक्षद्वीप में रेवेन्यू जनरेशन, जॉब क्रिएशन और ओवरऑल आइलैंड ग्रोथ में अहम भूमिका निभा सकता है। इसलिए सरकार ने कई पॉलिसीज द्वारा पिछले कुछ सालों से टूरिज्म को और अधिक प्रमोट करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट लक्षद्वीप को एडमिनिस्टर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर प्रफुल्ल पटेल ने यहाँ तक कहा है कि सरकार का इरादा लक्षद्वीप को मालदीव्स की तरह टूरिज्म हब बनाने का है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो लक्षद्वीप को मालदीव्स नहीं बनाया जा सकता। एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपर्ट्स के अपोजिंग व्यूज के कारण लोगों में क्यूरियोसिटी उठती दिख रही है कि आखिर क्यों मालदीव्स की तरह लक्षद्वीप के टूरिज्म सेक्टर को एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता, और यदि टूरिज्म एक्सपेंशन लक्षद्वीप के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है तो उसकी इकोनॉमी को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं कुछ सवालों से संबंधित अपने डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि टूरिज्म और डेवलपमेंट प्रमोशन के लिए कौन सा न्यू रेगुलेशन लक्षद्वीप में इंट्रोड्यूस किया गया है और उससे जुड़ी विशेषताएं और कंट्रोवर्सी पे भी एक नज़र डालेंगे। दोस्तों, उसके अलावा हम आपको ये बता दें कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और इससे जुड़े सवाल GS3 के एनवायरमेंट और इकोलॉजी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, और इसीलिए इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक सवाल इस वीडियो के आखिरी में हम आपसे पूछेंगे, तो इसीलिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले साल 2021 में लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने लक्षद्वीप को फर्दर डेवलप करने के लिए लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 यानी LDAR 2021 इंट्रोड्यूस किया था। रेगुलेशन के तहत एडमिनिस्ट्रेटर को ये पावर दी गई है कि वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करके किसी भी ऐसे एरिया को डेवलप कर सकता है जिसका बैड लेआउट या ऑब्सोल्यूट डेवलपमेंट किया गया हो। डेवलपमेंट अथॉरिटी में गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए चेयरमैन, एक टाउन प्लानिंग ऑफिसर, 3 एक्सपर्ट गवर्नमेंट नॉमिनीज और 2 लोकल अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। लैंड यूज मैप्स प्रिपेयर करना, प्रॉपर यूज के लिए लैंड्स को डिफरेंट जोन में डिवाइड करना और नेशनल हाईवेज, रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स आदि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एरियाज प्रपोज करना इस अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। साथ ही कंटेनमेंट एरियाज को इन डेवलपमेंट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा LDAR ने डेवलपमेंट को डिफाइन करते हुए कहा कि डेवलपमेंट का मतलब जमीन के अंदर, ऊपर या नीचे बिल्डिंग, इंजीनियरिंग, माइनिंग, क्वेरिंग या अन्य ऑपरेशंस को कैरी आउट करना, हिल या उसके किसी पोर्शन को कट करना और किसी बिल्डिंग या ज़मीन में किसी मटेरियल को चेंज करना होगा। यदि उनका रहना प्रपोज टाउन प्लानिंग या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में बाधा बन रहा है तो रेगुलेशन के क्लॉजेज एडमिनिस्ट्रेटर को विकास के लिए आइलैंड के किसी भी हिस्से को एक्वायर करने और लोगों को हटाने या रिलोकेट करने की शक्ति प्रदान करता है। नीति आयोग के कोलैबोरेशन के साथ मालदीव्स की तरह लक्षद्वीप के मिनिकॉय, कादमट और सुहेली आइलैंड पे 3 इको फ्रेंडली वाटर विला प्रोजेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से शुरू हो चुका है।
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बाधा डालने वालों पे एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रिजनमेंट जैसे सख्त कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद लक्षद्वीप के सिटीजन्स और देश भर के एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने इस नोटिफिकेशन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए कई प्रोटेस्ट किए थे। लोगों का कहना है कि ड्राफ्ट रेगुलेशन डेवलपमेंट के नाम पे एग्जिस्टिंग लैंड ओनरशिप को बदलने की कोशिश कर रहा है और डेवलपमेंट की डेफिनेशन में बिल्डिंग, कॉन्क्रीटाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन को इंक्लूड करके अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इकोलॉजिकल, सोशल और लीगल रिसर्चर्स के एक ग्रुप लक्षद्वीप रिसर्च कलेक्टिव ने भी LDAR का इलैबोरेटिव रिव्यू करने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील की है कि वो इस रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट होने से रोके और जस्टिस रविंद्रन कमेटी के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करें। लेकिन इन एफर्ट्स के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन को रोका नहीं गया है। दोस्तों, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने लक्षद्वीप के डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एग्जामिन करने के लिए जस्टिस रविंद्रन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर ने LDAR को डिफेंड करते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि LDAR इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए लक्षद्वीप को मालदीव्स की ही तरह एक बस्टलिंग टूरिज्म हब बनाने में मदद करेगा। लेकिन क्या लक्षद्वीप को मालदीव्स की तरह टूरिज्म हब बनाया जा सकता है? टूरिस्ट हब बनने पर लक्षद्वीप के लिए क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? आइए अपने अगले सेक्शन में मालदीव्स के टूरिज्म और इकोनॉमी पे एक नज़र डालकर इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लक्षद्वीप को मालदीव से कंपेयर करने का मुख्य कारण है दोनों की टोपोग्राफी का सिमिलर होना। मालदीव्स नदर्न इंडियन ओशन में स्थित 90,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक खूबसूरत आइलैंड देश है जो अपनी सीनिक ब्यूटी, कोरल आइलैंड और क्रिस्टल क्लियर वाटर्स के लिए जाना जाता है। मालदीव्स के 1200 आइलैंड्स 26 अटॉल चेन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें 4 लाख की आबादी केवल 200 आइलैंड्स पे रहती है। हर साल लगभग 10 लाख टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अनुसार 2019 में मालदीव्स इकोनॉमी की टोटल GDP में टूरिज्म का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन लगभग 56.6% था। यदि टूरिज्म के इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन को भी कैलकुलेट किया जाए तो GDP में इसका हिस्सा 78% से भी अधिक हो जाता है। काउंसिल ने परफॉर्मेंस बेसिस पे भी मालदीव्स को 4th बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया है। इसके अलावा 59.6 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टूरिज्म सेक्टर द्वारा जनरेट होती हैं। वहीं अगर लक्षद्वीप की बात करें तो 1973 से लक्षद्वीप की टूरिज्म पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करते हुए यहाँ धीरे धीरे टूरिज्म प्रमोट किया जाता रहा है। 1980s में बांगरम आइलैंड, जहाँ कोई लोकल पॉपुलेशन मौजूद नहीं है, उसे इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया था। इनहैबिटेड यानी पॉपुलेटेड आइलैंड जैसे कादमट, कावारत्ती, कालपेनी और मिनिकॉय में भी लिमिटेड स्कोप के साथ टूरिज्म प्रमोट किया जाने लगा। लिमिटेड रिसोर्सेज और फैसिलिटीज के कारण 2007 से लेकर अब तक हर साल केवल 7,000 से 9,000 के बीच टूरिस्ट लक्षद्वीप घूमने आते हैं। लक्षद्वीप और मालदीव्स में सिमिलरिटीज के कारण एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि टूरिज्म लक्षद्वीप की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन को यकीन है कि टूरिज्म प्रमोट हुआ तो मालदीव्स की तरह यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। वैसे तो लक्षद्वीप की पॉवर्टी रेट 2% के साथ काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ की 3 मेजर इंडस्ट्रीज, फिशरीज, एग्रीकल्चर और टूरिज्म में अब भी ग्रोथ का काफ़ी स्कोप अवेलेबल है। साथ ही कोविड-19 के बाद इंडियन इकोनॉमी के सेटबैक्स को रिड्यूस करने के लिए केंद्र सरकार हर राज्य और यूनियन टेरिटरी में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के प्रयास में है। लेकिन क्या वाकई मालदीव्स का टूरिज्म प्लान लक्षद्वीप में इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है? दोस्तों, एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस तो कहीं और इशारा करते हैं। उनका मानना है कि मालदीव मॉडल ऑफ टूरिज्म लक्षद्वीप में इंप्लीमेंट करना किसी खतरे से खाली नहीं होगा। उन्होंने इस सपोर्ट में कई आर्गुमेंट्स भी पेश किए हैं जिन्हें हम अपने अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स लक्षद्वीप के लिए मालदीव्स के जैसा डेवलपमेंट मॉडल इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उनका मानना है कि टूरिज्म लक्षद्वीप की फ्रेजाइल इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए हानिकारक है, जिससे आइलैंड के डिवास्टेट होने की संभावना और बढ़ जाएंगी। हम ये भी जानते हैं कि लक्षद्वीप एक लो लाइन ओशनिक अटॉल्स है जो कोरल रीफ्स के साथ हेल्थ और ग्रोथ पे हेविली डिपेंडेंट है। पिछले 2 दशकों से लक्षद्वीप में क्लाइमेट चेंज से पैदा होने वाले इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस पे ओशंस एंड कोस्टल्स प्रोग्राम नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन NCF स्टडी कंडक्ट कर रहा है। फाउंडेशन के प्रोजेक्ट एसोसिएट मिस्टर सोमेश एस मेनन ने बताया कि सी सरफेस टेम्परेचर के राइज और एल निनो से हो रहे फ्रीक्वेंट कोरल डेथ्स के कारण रीफ को भारी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, एल निनो
2 से 7 साल में रेगुलरली अकर होने वाला एक प्रकार का वेदर पैटर्न है, जिसमें ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन अनयूजुअली वार्म हो जाता है, जिससे ओशन टेम्परेचर्स, कोस्टल फिशरीज और ओशन करंट्स पे नेगेटिव असर पड़ता है। एल निनो के अलावा कोरल पे डिपेंडेंट फिश और अन्य क्रिएचर्स भी लक्षद्वीप में डिक्लाइन होते जा रहे हैं। रिसर्च से ये भी पता चलता है कि जैसे जैसे कोरल डेथ्स इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे रीफ के रिकवर होने की एबिलिटी भी रिड्यूस होती नजर आ रही है। रीफ्स के डिक्लाइन से आइलैंड की बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेबिलिटी पे भी इतना असर पड़ रहा है कि साइंटिस्ट के अनुसार अगले कुछ दशकों में ये आइलैंड रहने लायक भी नहीं बचेंगे। प्रेजेंट रेट्स पे लक्षद्वीप को बिना किसी मेजर डिस्टर्बेंस के कंप्लीटली रिकवर होने के लिए 30 साल से ज्यादा का समय लग सकता है, लेकिन अरेबियन सी में बढ़ते क्लाइमेट चेंज के कारण कंप्लीट रिकवरी भी होती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में मालदीव्स के जैसा डेवलपमेंट मॉडल किस हद तक प्रमोट किया जाना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल बन के गवर्नमेंट के सामने खड़ा है। वहीं लक्षद्वीप के 4 आइलैंड पे मालदीव्स की तरह विलास कंस्ट्रक्शन के लिए जो पिलर्स लगाए जा रहे हैं, वो कोरल रॉक के थ्रू सीबेड में फिक्स करने पड़ेंगे, जिससे कोरल रीफ्स को भारी नुकसान पहुंच सकता है। अगर पावर जनरेशन के लिए इको फ्रेंडली मेथड अपनाते हुए एडमिनिस्ट्रेशन फ्लोटिंग सोलर पैनल्स भी यूज करता है, तो उससे लगून्स में फिशरमैन फिशिंग नहीं कर पाएंगे और फिशिंग इंडस्ट्रीज इफेक्ट होंगी। सी ग्रास चरने वाले ग्रीन टर्टल्स के रास्ते में भी फ्लोटिंग पैनल्स आएंगे, जिससे उनका सर्वाइवल थ्रेटन हो सकता है। दोस्तों, कोस्टल इरोजन भी लक्षद्वीप के कई बीचेस की समस्या बन चुका है। वेव एक्शन और अनसाइंटिफिक तरीके से टेट्रापॉड्स को डंप करने के कारण इरोजन पिछले कुछ सालों में और इंक्रीज हो गए हैं। टेट्रापॉड्स वेव एक्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सी वॉल स्ट्रक्चर को कहते हैं। लेटेस्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार लक्षद्वीप के लगभग 36 में से 11 आइलैंड्स इरोड हो चुके हैं। 26 आइलैंड्स जो बचे हुए हैं, उनमें 10 इनहैबिटेड आइलैंड्स और 16 अनइनहैबिटेड आइलैंड शामिल हैं। कारावती, अगाती, अमिनी, कादमट, किटलन, चेलटट, बित्रा, एंड्रॉट, काल्पेनी और मिनक्वाई जैसे इनहैबिटेड आइलैंड्स में पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया की तुलना में 2000 पर स्क्वायर किलोमीटर के साथ काफ़ी हाई मानी जाती है। इसलिए यहाँ न्यू डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इरोजन प्रोसेस को और फास्ट कर सकते हैं। लक्षद्वीप का लैंड एरिया केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर है और मालदीव्स 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के साथ एक विशाल एरिया में फैला हुआ है। साथ ही जहां लक्षद्वीप के पास हार्डली 26 आइलैंड्स बचे हैं, वहीं मालदीव्स में 1000 से भी अधिक आइलैंड्स मौजूद हैं, जिनमें 950 से ज़्यादा अनइनहैबिटेड यानी नॉन पॉपुलेटेड हैं। मालदीव्स की पॉपुलेशन डेंसिटी भी लक्षद्वीप की तुलना में ऑलमोस्ट हाफ है। मालदीव्स अपने अनइनहैबिटेड आइलैंड्स पे ईजिली टूरिज्म डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकता है, लेकिन लक्षद्वीप में ऐसा कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अगर लक्षद्वीप में मालदीव्स की तरह टूरिज्म एक्सपैंड किया गया तो वेस्ट डिस्पोजल और लैक ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई जैसे इश्यूज पैदा हो सकते हैं। हाई रेनफॉल रिसीव करने के बावजूद लक्षद्वीप में ग्राउंड वाटर की कमी पाई जाती है, क्योंकि पोरस एक्विफायर्स में सी वाटर ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स होकर पानी को अनसूटेबल बना देता है। इसके अलावा लक्षद्वीप में कोई स्ट्रीम्स, लेक्स और रिवर्स जैसी सरफेस वाटर बॉडीज भी प्रेजेंट नहीं हैं। इसलिए फ्रेश वाटर यहाँ एक प्रीशियस कमोडिटी है और टूरिज्म एक्सपैंड होने से इसका क्राइसिस और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। वर्ल्ड बैंक के लीड इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट रिचर्ड डमैनिया का भी ये कहना है कि लक्षद्वीप के कोरल रीफ्स टूरिज्म का अट्रैक्शन तो बनेंगे, लेकिन टूरिस्ट के कारण ही इररिस्पॉन्सिबल वेस्ट डिस्पोजल इंक्रीज होगा, जो कोरल रीफ्स को डिस्ट्रॉय और डैमेज कर सकता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि मालदीव्स एक अलग देश है जिसके पास लिमिटेड ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक ऑप्शंस होने के कारण उसे टूरिज्म में हेविली इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये बात लक्षद्वीप के लिए सच नहीं है। लक्षद्वीप तो भारत का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी फ्रेजाइल इकोलॉजी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए अन्य इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। दूसरी ओर भारत के दूसरे राज्यों और हिस्सों में टूरिज्म को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप करके देश पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकता है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि मालदीव्स भले ही टूरिज्म का हॉट डेस्टिनेशन बन रहा है, लेकिन टूरिज्म लोकल पॉपुलेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में सफल नहीं हो पाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि टूरिज्म के मेजर प्रॉफिट्स लोकल बिजनेसेस नहीं बल्कि इंटरनेशनल टूरिज्म बिजनेसेस रिसीव करते हैं। इनफैक्ट कुछ स्टैटिस्टिक्स ये तक सजेस्ट करते हैं कि डिफरेंट रिजॉर्ट्स के लगभग 60% एम्प्लॉइज फॉरेनर्स हैं, यानी इवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लोकल्स के लिए
काफ़ी कम है। टूरिज्म एम्प्लॉइज एसोसिएशन ऑफ मालदीव्स यानी कि टीम आर्ग्यू करता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री में लगभग 25,000 एम्प्लॉयड वर्कर्स के इनकम कॉस्ट ऑफ लिविंग से काफ़ी कम है और साथ ही वो पुअर वर्किंग कंडीशंस भी फेस कर रही हैं। अगर लक्षद्वीप में रियल इस्टेट और होटल बिजनेसेस को हेवली प्रमोट किया गया तो आशंका जताई जाती है कि यही स्थिति लक्षद्वीप के निवासियों को भी फेस करनी पड़ सकती है। दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर लक्षद्वीप को बिना नुकसान पहुंचाए किस तरह और डेवलप किया जा सकता है। आइए अगले सेक्शन में लक्षद्वीप के लिए ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। लक्षद्वीप के ग्राम पंचायत का भी कहना है कि वो ऐसे डेवलपमेंट के बिल्कुल खिलाफ है जो लोकल इकोनॉमी और इन्वायरमेंट को हेल्प करे, लेकिन यहाँ ज़रूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने की, एक ऐसे डेवलपमेंट मॉडल की जो मालदीव्स या अन्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन की कॉपी ना हो। लक्षद्वीप रिसर्च कलेक्टिव ग्रुप ने LDR को रिव्यू करने के बाद पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और लोकल अथॉरिटीज़ की एक कमेटी सेटअप करने की डिमांड की थी जो लक्षद्वीप आइलैंड में उसके इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट गोल्स सेटअप करने में सक्षम हो। जस्टिस रविंद्रन कमेटी ने इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान्स यानी IIMPs पे बेस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी कई रिकमेंडेशंस दिए थे। LDR के जो प्रोविजंस जस्टिस रविंद्रन कमेटी के नो डेवलपमेंट जोन्स और कंसल्टेशन विद इलेक्टेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज जैसे रिकमेंडेशंस को डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, उन्हें फॉरेन रेगुलेशन में से रिमूव कर देना चाहिए। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फिशरीज और क्वायर इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सकता है। 4,200 स्क्वायर किलोमीटर के लगून एरिया, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के टेरिटोरियल वाटर्स, 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और 132 किलोमीटर्स ऑफ कोस्टलाइन के साथ लक्षद्वीप आइलैंड के लिए फिशरीज सेक्टर में हाई स्कोप है। ट्यूना और शार्क जैसे हाई इन डिमांड फिश प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के थ्रू हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर किया जा सकता है। इसके अलावा प्रशासन द्वारा आइलैंड्स में मौजूद फूड प्रोडक्ट्स, बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर और वुड बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग MSME यूनिट्स को भी मेक इन इंडिया के तहत प्रमोट करना होगा। लक्षद्वीप आइलैंड्स 100% ऑर्गेनिक बनने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी है। देश विदेश में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड को कैप्चर करके यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। कोकोनट्स के लार्ज प्रोडक्शन भी कोकोनट ऑयल और कॉयर यार्न जैसे कोकोनट बेस्ड इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स, ITs और ऑटो सर्विसिंग जैसे स्मॉल स्केल सर्विस इंडस्ट्रीज जो आइलैंड को पॉल्यूट ना करें, लक्षद्वीप के लिए बेस्ट सूटेड माने जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम टूरिज्म को लिमिटेड करके और लक्षद्वीप के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किए बगैर आइलैंड की पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हैं। और इसी के चलते हम आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि वीडियो UPSC मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, तो उससे जुड़ा एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे। एंड द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द एनवायरमेंटल चैलेंजेस दैट लक्षद्वीप विल फेस इन इट्स जर्नी ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।